Railways is already last 7 years, lots of good work has been done, and it will be my responsibility to take it forward. सर, आईटी मिनिस्टर के सामने सबसे बड़े और कॉन्फ्लिक्ट था ट्विटर के साथ जो पैट चल रहा है। देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। I would have been surprised if you didn't ask about this question. हर कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है, तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है। जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये जो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा करके एकदम ब्रांड न्यू कैबिनेट प्रस्तुत कर दी है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? आइए ये सवाल सीधे सीधे हम पूछते हैं जो कि स्क्रीन पर है। सवाल इंडिया का है यही, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कैबिनेट के पीछे क्या है रणनीति? क्या रणनीति हो सकती है कि आपने पूरे घर के बदल डाले, ताश के पत्ते की तरह सब कुछ फेंक दिया? दूसरा सवाल, 2 साल बाद क्यों पड़ी इतनी बड़ी उलटफेर की जरूरत? देखिए, विपक्ष का यह कहना है कि ये तो आपने मान लिया कि सब गड़बड़ हो गई थी। जैसे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेन नहीं चल रही है तो उसके लिए डिब्बे दोषी नहीं है, इंजन बदलना है। डिब्बे बदल के आप क्या करेंगे? और तीसरा सवाल, क्यों आई दिग्गज मंत्रियों को हटाने की नौबत? क्या था इसके पीछे सबसे बड़ा कारण? हम उसका भी विश्लेषण करेंगे क्योंकि कुछ जानकारी हमारे हाथ भी लगी। और आज का सबसे बड़ा सवाल हमारे कार्यक्रम में, क्या बदलाव से बदलेगा माहौल? सबसे जरूरी, क्योंकि ये पूरी कवायद जो है वो इसीलिए थी कि एक माहौल बदल दिया जाए, कि पूरे घर के बदल दिए, अब नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो क्या इस बदलाव से बदलेगा माहौल? ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम स्वागत करना चाहते हैं इस बात को समझने के लिए हमारे मेहमानों का। अनिल चमड़िया जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। रामदत्त त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि यूपी से यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है तो आपका भी विश्लेषण जानना बहुत जरूरी होगा। अजय उमट, ग्रुप एडिटर, अहमदाबाद मिरर और नव गुजरात समय, आपका बहुत स्वागत। और अभय दुबे जी, प्रोफेसर CSDS, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी, सबसे पहले आप ही से शुरू किया जाए। आपका क्या विश्लेषण है, और खास तौर से उन लोगों पे जो गयाराम हुए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा सुर्खियां बटोरी? देखिए, जहां तक गयारामों का सवाल है, उसमें तो मैं कहूंगा कि जिस तरह 2 बड़े मंत्रियों को हटाया गया है, उसमें प्रकाश जावड़ेकर को और प्रसाद साहब को हटाया गया है, उस पर मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं तो ये मानता था कि ये मोदी कैबिनेट के बहुत ही हाई फ्लाइंग मंत्री हैं। लेकिन बाद में अब समझ में आ रहा है कि हम लोगों के सामने जो मीडिया के जरिए जो असलियत आ रही थी, वो दरअसल इनकी असलियत नहीं थी। मोदी जी इनके कामकाज से उतने खुश नहीं थे जितना आमतौर पर मीडिया में पेश होता था। तो मुझे लगता है कि ये 2 बड़ी घटनाएं हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार की। दूसरे, इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में एक और बात कही जा रही है कि इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव को साधा गया है। ये बात भी मैं ज्यादा नहीं समझ पाया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इससे कैसे सधेगा। आपने संतोष गंगवार को हटाया, जो कि कुर्मी जाति के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी चेहरे हैं। फिर आपने अनुप्रिया पटेल को रखा, और उसके बाद में आपने एक और पंकज चौधरी को रखा, जो भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी हैं और एक अपना दल की कुर्मी है। तो आपने एक कुर्मी को हटाया, 2 कुर्मियों को रखा। उसके बाद में आपने 2 दलित राजनीति के 2 चेहरे लाए, जो कि गैर जाटो चेहरे हैं। तो अगर इनके केवल इस तरह के परिवर्तन करने के जरिए अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस पूरी रणनीति के ऊपर, इस रणनीति की जो प्रभावकारिता है, इसकी एफिकेसी है, इसके ऊपर थोड़ा शक है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस रणनीति से एक और बात का पता लगता है कि जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री,
मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री उनको बहुत स्थिर देखना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री उनको बहुत स्थिर देखना चाहते तो वो कौशल किशोर को कभी भी मंत्री नहीं बनाते। आप देखिए, कौशल किशोर पासी जात से आते हैं। जहां तक गैर जाटव दलितों को साधने का सवाल है, इस लिहाज से ये रणनीति ठीक है, लेकिन कौशल किशोर एक ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया है। उन्होंने अपने वीडियो जारी कर योगी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठने की धमकी दी थी। योगी सरकार की पूरी योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी योगी सरकार के, जो उन्होंने पूरा काम किया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता रहा है, उसको नरेंद्र मोदी ने राज्य मंत्री बना दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी जब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, निश्चित रूप से होने वाला है, उसमें भी फेरबदल होगा, उस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि वास्तव में वहां हो क्या रहा है, वहां राजनीति का कौन सा खेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी वर्सेस आदित्यनाथ योगी होगा, या योगी मोदी की बात पूरी तरीके से मान लेंगे, या क्या होगा। ये सब बहुत दिलचस्प होगा उसमें। बिल्कुल। रामदत्त त्रिपाठी जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि दुबे जी ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कौशल किशोर के बारे में। चिट्ठी के बारे में तो हम भी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक फ्रंट खोला हुआ था। रामदत्त त्रिपाठी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, कौशल किशोर देखिए, ये लखनऊ के मोहनलालगंज से ये सांसद हैं और ये बीजेपी में हाल ही में आए थे, मतलब पिछले चुनाव से पहले। और इनका यह है कि ये पहले से भी काफी जुझारू आदमी हैं। और देखिए क्या होता है कि जो जनता से जुड़ा होता है ग्रास रूट पे, तो उसको अपनी राजनीति के लिए या अपने लोगों के लिए लड़ना ही पड़ता है। तो इसलिए वो धरने की धमकी देना, अच्छा चूंकि लखनऊ करीब है, अखबारों से उनके रिश्ते हैं तो काफी छपता भी है, तो वो बराबर से एक जुझारू नेता हैं। और वो अपनी इमेज को नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई उसका कम से कम अपने क्षेत्र में या अपने जो समर्थक है उनमें तो बना रहे। तो ये है। हालांकि देखिए एक चीज और भी है, आज कौशल किशोर को लेके तमाम अखबारों ने कहा है। दूसरी बात यह है कि गंगवार साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी योगी सरकार का जो कोरोना की हैंडलिंग को लेकर के। वो तो आउट हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि केवल यही आधार है। असली चीज वजह यह है कि कौशल किशोर अपनी बिरादरी में काफी पॉपुलर हैं, यंग हैं, जुझारू हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसी मैसेज देने के लिए किया होगा प्राइम मिनिस्टर ने। ऐसा नहीं है कि योगी को वो परेशान करते हैं, और योगी इससे परेशान होते भी नहीं है। बेसिकली इस तरह के जो आंदोलन होते हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होते हैं। जी, मैं विनोद शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये 3 ऐसे नाम हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। मेरे ख्याल से इन लोगों को खुद भी एहसास नहीं हुआ होगा कि ये क्या हो गया। आप किस तरीके से देखते हैं ये ड्रामेटिक एग्जिट? देखिए, बात यह है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूं कि ना तो हर्षवर्धन साहब को हटाने की जरूरत थी, क्योंकि पैंडेमिक से कोई वो अकेले तो लड़ नहीं रहे थे, पूरी सरकार लड़ रही थी। और फैसले किस स्तर पे लिए जा रहे थे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उनसे 1-2 गलतियां हुई कि उन्होंने बाबा रामदेव के बगल में बैठकर वो कोरोनिल का प्रचार किया, जो कि बड़ा साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। वो तो गडकरी जी ने भी किया। हाँ, किया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि चिट्ठी पूर्व प्रधानमंत्री ने माननीय कम मिल रही है मुझे, अभी विनोद जी बोल रहे हैं। मैं हाँ, जरा ठीक कर दीजिए। जो चिट्ठी जो पूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को लिखी, उसका जवाब हर्षवर्धन की तरफ से गया। अब वो अपने से तो नहीं दिया होगा उन्होंने, कहने पे किसी के दिया गया होगा। तो बहुत से इसमें विरोधाभास हैं। और अगर आप देखें कि पोर्टफोलियोज, ये राइट साइजिंग की बात थी कि वर्क जिसको एलोकेशन है उसमें राइट साइजिंग होनी चाहिए, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि रेल मंत्रालय और आईटी जुड़ा हुआ है। आज भी आप देखते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट एंड पेट्रोलियम जुड़ा हुआ है। और 7 एक्स ब्यूरोक्रेट हैं जिनके पास सबसे सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज हैं। तो ये क्या पॉलिटिकल रीशफल है या ब्यूरोक्रेटिक रीशफल है? क्या ये इनकी कोशिश ये है
मैसेज ये दिया है यूपी को कि हम इंक्लूसिव हैं, हम सब कम्युनिटीज को साथ लेके चलते हैं। लेकिन जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं 7, और भले ही उसमें अलाइज आरसीपी सिंह को भी आज जोड़ लें, ये एक्स ब्यूरोक्रेट्स के पास है। मैं समझ सकता हूं कोई एक्स ब्यूरोक्रेट हो, यशवंत सिन्हा जैसा, जो कि कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया हो अपनी यंग स्टेज पे एज प्राइवेट सेक्रेटरी, और वो उसके साथ वो ग्रो करके वो वित्त मंत्री हो गया देश का या विदेश मंत्री हो गया। लेकिन ये ज्यादातर जो लोग हैं, एक तो इनमें जो वर्क एलोकेशन है वो अभी भी लॉपसाइडेड है और जैसे वैष्णव जी, विनोद जी आप जैसे अगर वैष्णव जी का देखें, उनको जो जो काम दिया गया है, वो वाजपेयी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। पीपीपी मॉडल के लिए ये कहा जाता है कि उनकी बड़ी अच्छी मजबूत पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। वैष्णव जी को लाया आईटी मंत्रालय में इसलिए नहीं गया है कि वो ट्विटर से लड़ाई सुलझा दें, क्योंकि आज उनका भी बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो उनको तो देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कारण कुछ और है? देखिए ऐसा है, ट्विटर से लड़ाई कोई मंत्री के लेवल पर निर्णय लेकर नहीं की गई है। हाँ बिल्कुल, वो तो सरकार का फैसला है, वो सरकार का फैसला है। हाँ। अब बात यह है कि उस लड़ाई के दौरान आप कितने प्रत्यक्ष हुए, कितने प्रोमिनेंट हुए, ये सवाल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? कि कितने प्रत्यक्ष हुए, कितने प्रोमिनेंट हुए, ये सवाल है। उसी तरह से प्रकाश जावड़ेकर फेस थे, गवर्नमेंट के फेस थे, आईएनबी मिनिस्टर थे, एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में बहुत से फैसले ऐसे लिए गए जो विवादास्पद फैसले थे, लेकिन उनके फैसले तो नहीं थे। तो मेरी नजर में आज के दिन जो माननीय प्रधानमंत्री को इनहेरिट किया, जो उन्होंने विरासत में जो मिले मंत्री, उनमें से सिर्फ 2 बचे हैं, राजनाथ और गडकरी। आज के दिन जो सारी टीम है वो प्रधानमंत्री की अपने, और वो देखिए ऐसा है कि वन हु काउंट्स शुड बी स्टेटेड, कि ये 2 मुख्य हैं। और वो नहीं, पॉलिटिकली सही बात कर रहा हूं, हमारे दोस्त हैं मुख्तार अब्बास, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, मैं कोई उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये 2 रहे हैं और ये इनके अलावा अब कोई नहीं है। और ये सारी टीम माननीय प्रधानमंत्री की अपनी बनाई हुई टीम है। नई टीम बना दी उन्होंने। खैर ये बिल्कुल नहीं, तो नई टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग टीमें बनाते हैं। ये विराट कोहली की टीम है, इसका सौरव गांगुली से कुछ नहीं लेना देना है, इसका सुनील गावस्कर से कुछ नहीं लेना है, सचिन तेंदुलकर से कुछ नहीं लेना है। ये नई टीम है बिल्कुल। पर यही तो रीत है, कैसे खेलते हैं। अब बुढ़ापे तक सौरव गांगुली थोड़ी खेलते रहेंगे, टीम तो बदलेगी। नहीं, मैं टीम बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको खेलने की शैली बदलनी है। टीम बदलने से आप नहीं जीतेंगे, आपको खेलने की शैली बदलनी है। पावर डिवोल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, मंत्रियों को काम करने दीजिए, हस्तक्षेप कम हो उनके काम में। ये सब बातें हैं, लोग करते हैं। ठीक है, मैं अजय उमट जी के पास आना चाहता हूं। अजय जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं गुजरात के संदर्भ में मनसुख भाई मांडविया के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि यहां पर वो बेचारे बहुत ट्रोल हो रहे हैं। मैं नहीं मानता इस तरीके से ट्रोलिंग होनी चाहिए कि उनकी अंग्रेजी कैसी है, या वो कैसे इंडिपेंडेंट लिखते हैं, या कैसे फादर ऑफ द नेशन की जगह नेशन ऑफ द फादर लिख देते हैं। ये इस चीज से आप जज नहीं कर सकते कि आदमी कितना काबिल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उनका जो एलिवेशन हुआ है, कि उनको हेल्थ दे दिया, इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया, उसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है? थोड़ा सा अगर आप पृष्ठभूमि दे सकें। मैं संकेत आपको बिल्कुल पृष्ठभूमि बता सकता हूं, और मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूं, वो फादर ऑफ नेशन और नेशन ऑफ फादर इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी के साथ उनकी जो व्यक्तिगत जो बॉडी केमिस्ट्री है वो परफेक्ट सेट होती है, और मोदी जी के बहुत ही विश्वासु माने जाते हैं। जब मोदी जी को गुजरात में कोई भी क्राइसिस लगती है, खास करके वो देखो गुजरात में जब पटेल आंदोलन हुआ था, तो पटेल आंदोलन में भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग के जरिए उनको भेजा गया था, और उनकी वजह से सूरत में जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी थी, जब 99 पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी और 91 पे ही पार्टी जीत सकती थी,
उस वक्त सिर्फ मनसुख मांडविया ने सूरत में जाके 17 में से 16 सीट जिताने में भारतीय जनता पार्टी को मदद की थी। और सूरत जो है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का एपी सेंटर बन चुका है, जहां से 27 कॉर्पोरेटर आम आदमी पार्टी के चुनाव जीत के आए हैं। पिछली बार हार्दिक पटेल को पटेल अनामत आंदोलन में सबसे ज्यादा सपोर्ट सूरत से मिला था। सूरत एक टेक्सटाइल सिटी है, सूरत एक डायमंड सिटी है, और सूरत में सबसे ज्यादा पाटीदार पटेल जिनके पास मनी पावर है वो सब सूरत में रहते हैं, और मनसुख मांडविया का होल्ड उस जगह पे सबसे ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जब कोरोना क्राइसिस चल रही थी तब नरेंद्र मोदी जी के कहने पर उन्होंने, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट तो देखते थे, साथ में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे ज्यादा भार देते थे, उसके अंदर मनसुख मांडविया जी ने आयुष मंत्रालय के साथ बहुत अच्छा काम किया था। गुजरात में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जेनरिक मेडिसिन, और गुजरात में यहाँ कैडिला हॉस्पिटल में जाके उन्होंने पर्सनल विजिट की थी। अभी 3 दिन पहले भी वो गुजरात आए थे, और गुजरात में उन्होंने वैक्सीनेशन का क्या स्थिति है उसके लिए कैडिला जाइडस के अलावा 2-3 जगह पे आउटसोर्सिंग के लिए भी उन्होंने मदद की थी। उन्होंने और नितिन गडकरी ने मिलके म्यूकोरमाइकोसिस की जब क्राइसिस शुरू हुई तब इंजेक्शन किस तरह से मुहैया किया जा सकता है उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो टास्क फोर्स बनाई थी उसमें भी उनकी काफी अहम भूमिका रही थी। और मोदी जी की दृष्टि से बहुत ही एक हार्ड वर्किंग आदमी है, और मोदी जी जो भी काम सौंपते हैं उसको बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं। ही इज अ वेरी ट्रस्टेड मैन, ही इज अ वेरी ट्रस्टेड मैन। दूसरा कारण मैं संकेत बताऊं, ये जो है लेउआ पटेल कम्युनिटी के हैं। गुजरात में पटेलों में 2 इंपॉर्टेंट कम्युनिटी होती है, एक कड़वा पटेल और एक लेउआ पटेल। कड़वा पटेल के मंत्री जो थे पुरुषोत्तम रूपाला, उनको कैबिनेट का प्रमोशन मिला। लेउआ कम्युनिटी के ये मनसुख मांडविया दोनों को दिया गया, क्योंकि अगर आपको पता होगा पिछले 10 दिन पहले ही गुजरात में जब केजरीवाल आए थे तब पाटीदारों का एक सम्मेलन हुआ था, और उनकी एक कुल देवी है खोडलधाम। वहां पे ये कहा गया था कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री जो है वो पटेल कम्युनिटी से होना चाहिए। इसलिए पटेल कम्युनिटी के जो 2 मुख्य लिंगा है, जो 2 मुख्य पंथ है उसमें कड़वा और लेउआ है, इन दोनों का अपीसमेंट किया है इस दृष्टि से कि ताकि पटेल कम्युनिटी बहुत ही गुजरात के साथ रहे। तो इससे जाहिर सी बात है इसमें भी राजनीति और चुनाव है। ये सिर्फ ऐसा फैसला नहीं है कि उनकी काबिलियत, इसमें एक कास्ट कॉम्बिनेशन भी है जो कि अक्सर नेता लोग रखते हैं ध्यान में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो गुजरात हो। मैं अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं। संकेत, इससे भी बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अमित भाई को जो एडिशनल डिपार्टमेंट दिया गया है, सहकार डिपार्टमेंट, आपको मालूम है गुजरात में 2.25 करोड़ लोग सहकार डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और शरद पवार का अगर महाराष्ट्र में पत्ता काटना है तो गुजरात का जो अमूल मॉडल है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड वाला, जो जहां से डॉक्टर कुरियन ने शुरू किया था, 100 साल पूरे हो रहे हैं सहकारी क्षेत्र के, 100 साल पूरे हो रहे हैं अमूल के। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं, इसलिए अमित भाई को जवाबदारी दी है। अमित भाई खुद सहकार मंत्री रह चुके हैं गुजरात में, वो खुद गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, बाद में चेयरमैन भी बने थे। तो इसलिए बहुत बड़ी गेम है, नॉलेज है इसकी, बहुत ही रोचक, बहुत ही रोचक। क्योंकि लोग कल यही सोच रहे थे कि भाई वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर क्यों बन गए, अब समझ में आ रहा है कि क्यों बने। मैं वापस आता हूं अजय जी आपके पास, वापस अभी अजय उमर जी वापस आता हूं। अनिल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको अगर एक शब्द दिया जाए तो सोशल इंजीनियरिंग की गई है फॉर इलेक्शन ऑफ, यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसके बाद जो चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ कई और राज्यों के चुनाव, और उसके बाद जो 2024 का चुनाव। दरअसल इसको 3 तरीके से मुझे लगता है कि 3 तरह के जो राजनीतिज्ञ की जरूरत आज के चुनाव मैनेजमेंट को हो रही है, उसको समझने की जरूरत मुझे लगता है। एक तो यह है कि एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप राजनीतिज्ञ, जो ब्यूरोक्रेटिक नेचर के हो, वो राजनीतिज्ञ हो या फिर ब्यूरोक्रेट हो, उनसे एक क्रूशियल मिनिस्ट्री जो है वो चलवाना। नंबर 2 कि जो पॉलिटिकल मैनेजर, यानी कि जो पॉलिटिकली जो कुछ मैनेज कर सके गवर्नमेंट के इर्द गिर्द की जो पूरी पॉलिटिक्स होती है उसकी। और तीसरा जो वोट को मैसेज दे सके, यानी वोटर्स को मैसेज दे सके। वोटर कौन? वोटर आम वोटर को नहीं, कास्ट वाइज वोटर को, जो कास्ट कंस्टिट्यूएंसी है उस कंस्टिट्यूएंसी को मैसेज दे सके, इस तरह के लोगों की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस स्टेज में नरेंद्र मोदी
मंत्रिमंडल पहुंचा है और जो एक पृष्ठभूमि बनी है पूरी राजनीति की, उसमें अब जरूरी हो गया है कि जो वो कास्ट जो वोटरों की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस किया जाए, वो बहुत ही क्रूशियल है। इसीलिए आप पाएंगे कि कास्ट को केवल ये अखबार की सुर्खियों, टेलीविजन की सुर्खियों में आए पिछड़े दलित, उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली ये मतलब नहीं है। जबकि आप पाएंगे पूरी सूची में कि जो विनोद जी बहुत सही बात उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इंडिकेट किया कि कैसे जो इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, कैसे वो ब्यूरोक्रेट नेचर के पॉलिटिशियंस या फिर एक्स ब्यूरोक्रेट के हाथों में दिया गया है। और दूसरा, और बाकी सब जाति के आधार पर बांट दिए हैं। लेकिन तो फिर योग्यता का, फिर आप मेरिट का आर्गुमेंट कैसे देंगे? जैसे ये कहा जाता है ना, नरेंद्र मोदी तो कॉर्पोरेट स्टाइल की तरह लैपटॉप लेकर के पीपीटी देख करके कि कौन कितना बढ़िया कर रहा है, खराब कर रहा है, वो करते हैं। फिर आप वो कैसे करेंगे? क्योंकि यहां योग्यता तो आपने देखी नहीं। जब योग्यता ही जाति और धर्म हो तब कैसे? नहीं, योग्यता क्या देखनी? योग्यता क्या देखी गई है? योग्यता ये देखी गई है चुनावी योग्यता। नहीं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर जब भी होगा तो वो पिछड़ा जाति का एक होगा, ये योग्यता देखी जाती है। पिछड़े जाति के लोगों को आप पावर एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं दे देते हैं, होम मिनिस्ट्री नहीं दे देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि योग्यता तो आप जो योग्यता है उसको रिड्यूस करते हैं, आप हमें अवसर ही नहीं देते हैं। आप हमें अवसर मानते हैं कि अर्जुन मुंडा जो होंगे वो ट्राइबल मिनिस्टर ही हो सकते हैं, वो कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। तो ये योग्यता माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ही रहेंगे। हाँ, ये रहेंगे। तो आप तो योग्यता को पहले ही रिड्यूस कर देते हैं। हाँ, दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कितने सहमत हैं आप इस आर्गुमेंट से? देखिए, अब मैंने अनिल जी की बात सुन नहीं पाई क्योंकि आवाज उनकी ठीक से नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो जो मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी हुई है, उस पहलू के ऊपर शायद अपनी बात बोल रहे होंगे, मेरा अंदाज है। मैं उसी के हिसाब से अपनी बात कहूंगा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पारी शुरू की थी 2014 में, उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने कोशिश की थी कि राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर वो अपने आप को समग्र पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करें। उनके पहले कार्यकाल में उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश हुई थी कि वो जो बैकवर्ड क्लास है, वो ओबीसी की बात नहीं केवल कह रहा हूं, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी तीनों आते हैं, इन तीनों के नेता के रूप में भारत का पहला प्रधानमंत्री था जो इस तरह की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 में आने पर उन्होंने अपनी ये कोशिश, ऐसा लगा पहली नजर में कि उन्होंने ये अपनी कोशिश छोड़ दी। अब इस मंत्रिमंडल का जो उन्होंने फेरबदल किया है उसमें करीब शायद 50 से 55% के बीच में लोग जो हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आ गए हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए एक बार फिर से वो अपनी उस छवि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कितने कामयाब होते हैं ये अलग बात। अब यही है मेन सवाल जिस पर हम आना चाहते हैं। अनिल जी, इससे पहले कि हम उलझ जाएं जाति और धर्म और समुदाय के आधार पर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप उलझा रहे हैं इसको, आप उलझा रहे हैं सवाल से, मैं इसको साफ कर रहा हूं। आप उलझा रहे हैं सवाल से। आप जो सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर योग्यता देखी जाती है। मैं कह रहा हूं कि ये एक खास सेक्शन पे लागू होता है, एक खास सेक्शन पे लागू नहीं होता है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो माइनॉरिटी है, उनकी योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी योग्यता को रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दीजिए, अभी इस कैबिनेट में क्या हुआ है? मैंने तो कहा कि अर्जुन मुंडा जब भी होंगे ट्राइबल मिनिस्टर नहीं, अर्जुन मुंडा पुरानी बात हो गई, मैं अभी की बात कर रहा हूं। मैं अभी मैं कह रहा हूं सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन हुआ है? वीरेंद्र कुमार जी हुए हैं। क्यों हुए हैं ये सवाल होगा। आप जिन मोहन लाल जी की जो बात कर रहे हैं वो किस मिनिस्ट्री में गए हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे कि अगर मोहनलाल जी पासी जाति के हैं तो आप उनको कौन सी मिनिस्ट्री दे रहे हैं, किस तरह की मिनिस्ट्री दे रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो आप उनकी योग्यता को तो रिड्यूस कर रहे हैं। आप जो बात सवाल कर रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप पिछड़ी जाति क्यों कहते हैं? आप क्यों कहते हैं दलित जाति? दलित कोई एक जाति नहीं है, जातियों का समूह है, पिछड़ी जातियों का समूह है। पिछड़े का प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं आप दे रहे हैं लोध का प्रतिनिधित्व, आप दे रहे हैं पासी का प्रतिनिधित्व। आप चाहते हैं कि कास्टिज्म बढ़े, पिछड़ी जातियों में कास्टिज्म बढ़े,
दलितों में कास्टिज्म बढ़े, इसलिए आप पिक एंड चूज करते हैं इस तरह से। आपको ये नहीं सोचते कि वो पिछड़ों का हिमायती बन के आएगा, नहीं, एक पार्टिकुलर कास्ट की कंस्टिट्यूएंसी को वो आपके लिए आपके राजनीति का हिंदुत्वकरण करेगा, इसके लिए आप उसका ठीक है। रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी ने बहुत जरूरी मुद्दे उठाए हैं और इसी से जुड़ा सवाल मेरा यह है कि यही सरकार और इसी सरकार के प्रधानमंत्री, इसी सरकार में मंत्री, उन सबका यह कहना है कि हम ये जात पात धर्म इन सबकी राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं। हम वो पुराने वाली जो राजनीति है उससे ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं। अब आप हंस दिए इस बात पर, तो आप क्या मानते हैं कि कुछ ऊपर नहीं उठे हैं? देखिए, एक तो ऊपर भी नहीं उठे हैं और दूसरे जो बात अभी कह रहे हैं वो ये सही माने में ये कहना चाहते हैं कि जो सत्ता है, रियल पावर है ना, उसमें आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। आप टोकन एक सिंबल दिखा रहे हैं कि भाई ये रखे हैं, तुम्हारी जाति के, तुम्हारी बिरादरी के लोग रखे हैं, लेकिन उनको कोई रियल पावर नहीं कि वो कहीं कोई पॉलिसी बना के जो पिछड़े वर्ग है, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं, उनका कोई लाभ कर सकें। ये कहने का मतलब ये है कि भाई अच्छा, एक चीज और भी है इस सरकार में, वो कहना यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर आप देखिए जो राष्ट्रपति भवन से आया है मंत्रिमंडल के बंटवारे की सूची, उसमें ऊपर ही सबसे पहले लिखा हुआ कि ऑल इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी इश्यूज हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। भाई तो उस हिसाब से तो जो बाकी कैबिनेट मंत्री भी एक तरह से वो राज्य मंत्री ही रह गए ना, क्योंकि पॉलिसी बनाने का काम सब प्राइम मिनिस्टर के यहाँ होना है। और ये जो राज्य मंत्री है बेचारे, इनको तो कुछ नहीं, इनका तो ब्यूरोक्रेसी को सुनती नहीं, फाइल इनके पास जानी नहीं, ये खाली ये है कि लाल बत्ती लेके अपने इलाके में जाएं, थोड़ा झंडा वंडा लोग लगा दें, माला पहन लें, बस। तो बात असली ये है कि भाई रियल जो एक तो यही है मेन बात नहीं है जो त्रिपाठी। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात ये भी है कि मतलब अनुभवी जो एक पॉलिटिकल, देखिए मिनिस्टर लेवल पे जरूरत होती है कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जो भी मंत्री बनाए गए हैं पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बहुत कमी दिख रही है उसमें, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे नॉन ब्यूरोक्रेट। इसीलिए एक सवाल जो बुनियादी है जो पूछा जाएगा, और पहली कैबिनेट मीटिंग भी होगी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद सवाल यही पूछा जाएगा कि आपने पूरे घर के बदल डाले, लेकिन क्या माहौल बदलेगा? क्योंकि ये सवाल तो रहेंगे ही ना। अगर ये मंत्री भी फैसला नहीं लेते या काम नहीं करते, तो फिर आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आपको 2 साल बाद पूरे घर के बदलने पड़े और ताश के पत्तों की तरह पूरा एक बार फिर से फेंटना पड़े।